नमस्कार। आज हम एक ऐसे सामाजिक व्यवहार के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। देखिए, कई भारतीय परिवारों में पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की कोई लड़ाई झगड़े या जोर जबरदस्ती के रूप में नहीं दिखती। ये कुछ बहुत ही खामोश, रोजमर्रा के तरीके से हमारे सामने आती है। ये बात कितनी गहरी है ना, कि पितृसत्ता का सबसे बड़ा सबूत शायद इस बात में छिपा है कि किसे कहाँ बैठाया जाता है, किसी कितनी अहमियत दी जाती है। चलिए इसी विचार को, इसी सीटिंग अरेंजमेंट को और गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बैठने की व्यवस्था की पड़ताल से। जरा एक पारिवारिक समारोह की कल्पना कीजिए और हम इसे बहू के माता पिता के नजरिए से देखते हैं। जब बहू के माता पिता अपने दामाद के घर किसी कार्यक्रम में आते हैं तो वे बहुत विनम्रता से अंदर आते हैं। वे इशारों का इंतजार करते हैं। कोई उनसे ये नहीं पूछता कि वे कहाँ बैठना पसंद करेंगे या क्या वे आराम से हैं। नहीं, वे बस जो भी जगह उपलब्ध होती है वहां खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। उनका होना या न होना ऐसा लगता है जैसे किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो एक तरह से अदृश्य मेहमान होते हैं। तो ये तो हुई एक तरफ की कहानी। अब देखते हैं कि जब यही समाज दूल्हे के परिवार की मेहमान नवाजी करता है तब क्या होता है। यकीन मानिए, यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब इस स्लाइड में जो फर्क है वो गौर करने वाला है। जब दूल्हे का परिवार आता है तो अचानक जैसे मेहमान नवाजी के सारे नियम याद आ जाते हैं। उनके लिए सबसे अच्छे होटल बुक होते हैं, बैठने के लिए सबसे खास जगह चुनी जाती है। अरे यहाँ तक कि रस्में भी उनके आने का इंतजार करती हैं। एक तरफ का परिवार असुविधा को चुपचाप सहता है और वहीं दूसरी तरफ के परिवार के हर रिएक्शन पर, हर भाव पर सबकी नजर होती है। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये विनम्रता के पर्दे में छिपा हुआ एक हायरार्की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? एक ही समाज दो परिवारों के साथ इतना अलग अलग व्यवहार क्यों करता है? इसका जवाब समाज के उन अलिखित नियमों में छुपा है जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। समाज शास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने इस सामाजिक डायनामिक को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। चलिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर विवाह पैट्रिलोकल होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी के बाद महिला स्थायी रूप से पुरुष के परिवार में रहने चली जाती है। और जैसे ही ये होता है, उसके माता पिता की जो सामाजिक केंद्रीयता या सोशल सेंट्रलिटी होती है वो एक तरह से खत्म हो जाती है। वे अब जरूरी भागीदार नहीं रह जाते। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये नियम है। भारत में 80% से ज्यादा शादियां इसी पैट्रिलोकल व्यवस्था पर आधारित हैं। जरा सोचिए, ये व्यवस्था हमारे समाज की नींव में कितनी गहराई तक समाई हुई है। और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे स्टेटस एक्सचेंज कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के मुताबिक भारतीय विवाह को एक बराबरी की साझेदारी की तरह नहीं बल्कि एक लेनदेन की तरह देखा जाता है, जिसमें लड़के का परिवार स्वीकार करने वाला यानी एक्सेप्टर है और लड़की का परिवार प्रस्ताव देने वाला यानी ऑफरर है। और बस यही है इस पूरे खेल का सबसे अहम नियम। जो देता है उससे हमेशा हमेशा ज्यादा देने की और कम से कम मांगने की उम्मीद की जाती है। ये एक अलिखित नियम है जो हर बातचीत, हर व्यवहार को कंट्रोल करता है। लेकिन इस विनम्रता की, इन अलिखित नियमों की एक कीमत होती है जो दुल्हन के परिवार को भावनात्मक और कई बार आर्थिक रूप से भी चुकानी पड़ती है। ये देने का सिलसिला शादी पर खत्म नहीं होता, ये तो चलता रहता है। दुल्हन के माता पिता शादी के बाद भी आर्थिक रूप से योगदान देते रहते हैं। वे अपनी किसी भी तकलीफ को जाहिर नहीं करते क्योंकि उनकी चुप्पी को ही उनकी गरिमा मान लिया गया है। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक श्रम या इमोशनल लेबर कहते हैं। मतलब चुपचाप बिना शिकायत किए सारी असुविधा सहते जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, दहेज असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं। हाँ, कानूनी रूप से यह गलत है, लेकिन इसने बस अपना रूप बदल लिया है, एक नया भेष ले लिया है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखें, जो पहले एक कानूनी दहेज था वो अब एक सामाजिक दायित्व, एक सोशल ऑब्लिगेशन बन गया है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी मुद्रा है शानदार मेहमान नवाजी, महंगे तोहफे और लगातार दिखाई जाने वाली उदारता। मतलब देना एक कल्चर बन गया है और लेना एक सामान्य बात। और ये सब इसलिए चलता रहता है क्योंकि कोई इसे भेदभाव का नाम ही नहीं देता। इसे परंपरा कह दिया जाता है, एडजस्टमेंट कह दिया जाता है या बस रिवाज कहकर सामान्य बना दिया जाता है। ये शब्द इस असमानता पर पर्दा डालने का काम करते हैं।
तो जब हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है वो है पितृसत्ता की, बिल्कुल साफ आंखों के सामने, जो हिंसक नहीं है पर बहुत गहरी है। इस पूरी व्यवस्था का असर बहुत गहरा होता है। हर कोई कुछ न कुछ सीखता है बिना कहे सुने। बेटियां अनजाने में सीख जाती हैं कि शादी का मतलब अपने माँ बाप से एक इमोशनल दूरी बनाना है। माता पिता ये सीखते हैं कि बेटी को बड़ा करने का मतलब एक स्थायी नुकसान को स्वीकार करना है। और बेटे बेटे ये सीखते हैं कि उनका परिवार ही केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे रिश्ते घूमेंगे। और इसी को कहते हैं खामोश पितृसत्ता। ये चीखती चिल्लाती नहीं है, ये रोजमर्रा के जीवन में विनम्रता और शिष्टाचार के लिबास में छिपी रहती है। तो अगली बार जब किसी शादी या पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिले तो एक छोटा सा काम किया जा सकता है। बस ध्यान से देखिए किसकी सबसे ज्यादा देखभाल हो रही है। ये नोटिस कीजिए कि कौन है जो बिना कुछ कहे हर स्थिति में खुद को ढाल रहा है, जो चुपचाप असुविधा सह रहा है। और सबसे जरूरी ये देखिए कि कौन लगातार दिए जा रहा है और उसे धन्यवाद तक नहीं मिल रहा, और वो कौन है जिसे बिना कुछ खास किए ही सम्मान और धन्यवाद दिया जा रहा है। क्योंकि पितृसत्ता हमेशा ऊंची आवाज में बात नहीं करती। कभी कभी ये बस चुपचाप ये तय कर लेती है कि किसकी अहमियत ज्यादा है और किसकी कम, बिना एक शब्द कहे।